हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे कुछ करंट अफेयर प्रश्नों की, जो कि आपकी कई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कुछ नए प्रश्नों की। तो दोस्तों, आज हम जिन प्रश्नों पे बात करने वाले हैं वह प्रश्न आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने किसी नोट्स में ये सारे प्रश्न उतारते चलेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है: 4 अप्रैल, 23 सितंबर, 12 मई और 21 मई। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है 12 मई। 12 मई मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। 12 मई। दोस्तों, 12 मई को ही यह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपको बता दें कि 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का जन्म हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी थी कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का जन्म लंदन में हुआ था। इन्हें हम लेडी विद लैम्प के नाम से भी जानते थे। ठीक है। अब नर्स दिवस को सर्वप्रथम किस दिन मनाया गया? यहाँ पे आपका चर्चा हुआ ही है कि 12 मई के दिन मनाया गया था। ठीक है। लेकिन इसे जनवरी 1974 में अंत दिवस के तौर पर मनाया गया था। ये भी आपका प्रश्न नोट करने लायक है कि सर्वप्रथम इसे किस दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इसे आपको जानना है कि यह अंत दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है। अब थोड़ा सा हम नाइटिंगेल जी के बारे में जानते हैं कि नाइटिंगेल जी 1953 में लंदन में महिलाओं का सबसे पहला अस्पताल इन्होंने खोला था। ठीक है। और इनके जन्मदिन को ही अंत दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया और इसी दिन नर्स दिवस मनाया जाता है। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कितनी कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा? तो यहाँ भी आपका चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है 4 कंपनियां, दूसरा है 3 कंपनियां, तीसरा है 2 कंपनियां और चौथा है 6 कंपनियां। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा 3 कंपनियां, मतलब कि आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। 3 कंपनियों को जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। अब वो 3 कंपनियां कौन कौन सी हैं? 3 कंपनियां, पहली है कैडिला हेल्थ केयर और दूसरी है भारत बायोटेक इंटरनेशनल और तीसरी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इन तीनों कंपनियों को जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा, जिन्हें उन्होंने चयन किया है। तो अब आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितनी फीसदी कटौती करने की घोषणा की? तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है 0.66%, दूसरा 0.25%, तीसरा 0.28% और चौथा है 0.40%। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, आपका 0.25%। मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो यहाँ पे जो रेपो रेट घटाने की घोषणा की गई है वो 0.2% है। अब आपको हम बता दें कि यह पहले कितनी थी। तो आपको बता दें कि रेपो रेट 4% से घटाकर 3.75% कर दिया गया है। 3.75% मतलब कि 0.25 इसमें से घटाया गया है। ठीक है। पहले यह 4% हुआ करती थी। और साथ ही हम आपको बता दें कि आरबीआई ने 75 बेसिस पॉइंट घटाकर 4.4 इसे किया था पहले। और साथ ही साथ एक घोषणा आरबीआई ने और किया है। उन्होंने कहा है कि वह नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक को 50,000 करोड़ की मदद भी देंगे। यहाँ पे आपसे यह प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में आरबीआई ने नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग फाइनेंस को कितने आर्थिक मदद की, कितने धनराशि आर्थिक मदद की? तो यहाँ पे आपका होगा उत्तर 50,000 करोड़। ठीक है।
अब इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? 1.2%, 1.3%, 2.3% और 1.9%। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, 1.9%। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 1.9% रहने का अनुमान जताया है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दें कि आईएमएफ ने चीन की वृद्धि दर 1.2% रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि चीन के वृद्धि दर आपकी परीक्षाओं में पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चीन की वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया था। तो आईएमएफ ने जो है 1.2% इसका अनुमान लगाया था। तो ये अनुमान जो है चीन का लगाया गया था, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि यदि भारत की वृद्धि का यही स्तर रहा तो साल 1991 में शुरू उदासीकरण के बाद सबसे कम वृद्धि दर होगी। इस बार की जो वृद्धि दर होनी है वो सबसे कम हो जाएगी अगर भारत का यही स्तर रहा तो। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दें कि वर्ष 1930 में आई महामारी के बाद यह भारत की, या आप कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी मंदी है, ठीक है। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र किस पोर्टल में संशोधन किया है? तो यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, ई धन, ई नाम, ई कृषि, ई किसान। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है ई नाम, मतलब आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ई नाम की पोर्टल के में संशोधन किया गया है। अब हम आपको बता दें कि यह पोर्टल किस पे आधारित है। तो आपको बता दें कि यह पोर्टल सबसे ज़्यादा किसानों के लिए उसमें लाभकारी होगा। और किसानों को किस तरीके से लाभकारी होगा, तो यह व्यापारियों जैसे किसानों को दूरस्थ स्थानों से बोली लगाने या मोबाइल आधारित भुगतान की सुविधा, जैसे किसानों को मंडी वगैरह जाना पड़ता था या उनको किसी दूर स्थित व्यापारी को पेमेंट करना हुआ करता था, तो उसमें जो है उनको बड़ी दिक्कत होती थी। इस वजह से इस पोर्टल में संशोधन किया गया है। आप इसे यह इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यह व्यापारियों को किसी दूरस्थ स्थान से बोली लगाने तथा किसानों को मोबाइल आधारित भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। मतलब कि ई नाम ऐप जो है वह किसानों को मोबाइल आधारित भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। और इसकी वजह से व्यापारियों को मंडियों या बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसा कि हमने अभी पहले बताया आपको कि इस ऐप के वजह से व्यापारियों को मंडी या बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने उसी ऐप के माध्यम से ही सारा काम कर लिया करेंगे। और इस ऐप के माध्यम से एक चीज़ का और इनका फ़ायदा हो रहा है कि कोविड-19 के तहत जो अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराई जा रही है, तो वो इनका सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होता रहेगा, ठीक है। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ने हेतु 6,195 करोड़ राजस्व घाटा अनुदान कितने राज्यों को दिया? तो यहाँ पे आपका 13 राज्यों को, 14 राज्यों को, 10 राज्यों को और 11 राज्यों को, ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो जिसमें आपका उत्तर होगा 14 राज्यों को, मतलब कि आपका बी ऑप्शन सही है कि 14 राज्यों को केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ने हेतु 6,195 करोड़ राजस्व घाटा अनुदान के रूप में दिया। तो आपका बी उत्तर यहाँ पे बी ऑप्शन आपका उत्तर सही माना जाएगा। और यह किसके द्वारा दिया गया? तो यह आर्थिक मदद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा दी गई, ठीक है। और आपको बता दें कि यह दूसरी किस्त है इस राजस्व घाटा अनुदान की, यह दूसरी किस्त है जो कि इसके पहले भी 14 राज्यों को दिया गया था और वह जो है 3 अप्रैल 2020 को दिया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ आप इस किस्त के बारे में भी जानें कि यह किस्त किस डेट को दी गई। तो यह किस्त 11 मई 2020 को दी गई, ठीक है। और दूसरी किस्त 11 मई 2020 को दी गई थी और पहली किस्त 3 अप्रैल 2020 को दी गई थी, ठीक।
तो यहाँ पे आपका दो क्वेश्चन बन सकता है कि पहली किस्त किस डेट को दी गई थी और दूसरी किस्त किस डेट को दी गई थी, और पहले किस्त कितने राज्यों को दिया गया था और दूसरी किस्त कितने राज्यों को दिया था। तो दोनों किस्तों को जो दिया गया था वो दोनों को 14 राज्यों को ही दिया गया था, लेकिन डेट का फ़र्क था। ठीक है। तो आपका अगर आप जानना चाहें तो हम आपको दूसरी किस्त जो अभी दी गई है उसके राज्यों के नाम भी बता सकते हैं, तो उसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि जो दूसरी किस्त दी गई है वो आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल व सिक्किम को दी गई है। ठीक है। और आपका जो पहला किस्त भी थी वो भी 14 राज्यों को ही दी गई थी। ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई। तो यहाँ आपका चार ऑप्शन दिया गया है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो आपको बता दें कि यह मध्य प्रदेश के द्वारा, मतलब आपका ऑप्शन यहाँ पे सी मध्य प्रदेश सही है। मध्य प्रदेश के द्वारा एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई थी। वहाँ के पुलिस ने घर बैठे हुए ही प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की थी। यह किस डेट को की गई थी। तो यह 11 मई को शुरुआत की गई थी। 11 मई 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई। और इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के कुछ ही जिलों में इस योजना की शुरुआत हुई थी, जो कि 3 महीने के लिए इसे पहले शुरू किया गया है। और इस योजना की शुरुआत गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और डीजीपी विवेक जौहरी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो यह आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और वहाँ के जो डीजीपी विवेक जौहरी जी हैं उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अगर यह व्यवस्था सफल रही तो वो आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में इसे लागू करेंगे, जो कि अभी कुछ ही जिलों में लागू है। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 4, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा, जो आपका सही उत्तर है वो है आपका झारखंड, मतलब कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। भारतीय रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया है। उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और वहाँ का राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। ठीक है। अब उत्तराखंड में 80 किलोमीटर जो सड़क देश को समर्पित किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि यह सड़क लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है। ठीक है। इसको जो है यात्रा करने के लिए बनाई गई है, जो कि यह कैलाश मानसरोवर के रास्ते यात्रा के लिए जो है बनाई गई है। ठीक है। अब लिपुलेख दर्रे को धारचूला से जोड़ा जाएगा। वहाँ पे एक धारचूला स्थान है जिसे लिपुलेख दर्रे से जोड़ा जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो यह 17,000 फीट ऊंची पर बना है और यह मार्ग बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने तैयार किया है। यह आपका प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इसे किसके द्वारा तैयार किया गया। तो इसे आप बता सकते हैं कि ये बीआरओ द्वारा, मतलब कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है। तो आपका हम अपने अगले क्वेश्चन पे ले चल रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट किस संस्था द्वारा विकसित की गई। आईसीएआर द्वारा, आईसीएमआर द्वारा, डीआरडीओ द्वारा, आईएसआरओ मतलब इसरो द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है आईसीएमआर द्वारा, मतलब आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आईसीएमआर द्वारा कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की गई। ठीक है। तो यह कहाँ पर विकसित की गई और किसके द्वारा विकसित की गई, इसे भी हम जान लेते हैं। यह पुणे के भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी द्वारा विकसित की गई। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि यह कहाँ पर विकसित की गई और किसके द्वारा विकसित की गई। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा।
और इस किट को हम और किस नाम से जानते हैं, या भी जान लेते हैं कि इस किट को हम कोविड कवच एलिसा के नाम से भी जानते हैं। एलिसा का जिक्र हुआ तो एलिसा के बारे में हम आपको बता दें, हो सकता है आपको पता भी हो कि एलिसा टेस्ट का इस्तेमाल इसके पहले भी किया जाता था, जो कि HIV के परीक्षण में किया जाता था। ठीक है, तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, RBI द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई। तो यहाँ पे भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 40.96 टन, 39.63 टन, 40.45 टन और 41.68 टन। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन आपका सी, मतलब कि 40.45 टन। 40.45 टन वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, RBI द्वारा जो नवीनतम आंकड़ा जारी किया गया है 19 और 20 का, उसके दौरान स्वर्ण भंडार में आपका 40.45 टन की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो चलते चलते हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एक लाइन में ही आपको जो है मिल जाएंगे। तो इसका आपको अपने मन में ही सोच के इसका उत्तर देना है। तो चलिए हम अब बात करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेक इन इंडिया मुहिम की शुरुआत कब हुई। हमारा पहला प्रश्न है, जिसका आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। 11 दिसंबर 2016 को, 23 सितंबर 2016 को, 25 सितंबर 2014 को और 21 सितंबर 2014 को। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर है, आप एक बार सोचिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। अगर आपको पता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए ज़रूर कि इसका आंसर क्या है। तो चलिए ठीक है, हम बता रहे हैं आपको इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर है 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, मेक इन इंडिया मुहिम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो ब्रांड एम्बेसडर इसके जो आप रसना के चेयरमैन हैं, उनके फिरोजा खम्बाटा जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है। यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च। तो यहाँ पे आपका विश्व हियरिंग डे कब मनाया जाता है। चलिए हम बताते हैं आपको कि विश्व हियरिंग डे कब मनाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, 3 मार्च। 3 मार्च को आपका विश्व हियरिंग डे मनाया जाता है। ठीक है, अब यह किस लिए मनाया जाता है। यह बहरेपन को रोकने और सुनवाई को बढ़ावा देने में जागरूकता बढ़ाई जाए, इसलिए यह मनाया जाता है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने देश की पहली LNG बस लॉन्च किया। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, टाटा मोटर्स, मारुति, महिंद्रा और टोयोटा। तो जल्दी जल्दी आप अपना उत्तर सोचिए, क्या हो सकता है इसका उत्तर। चलिए हम बता रहे हैं आपको इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए दिया गया है, टाटा मोटर्स, जो कि आपका उत्तर ये सही है कि टाटा मोटर्स ने देश की पहली LNG बस लॉन्च किया है। ठीक है, अब यह कहाँ लॉन्च किया गया, तो साथ ही साथ इसको भी जान लीजिए कि यह कोच्चि में लॉन्च किया गया। ठीक, तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाली तीसरी भारतीय महिला का क्या नाम है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, माधुरी कनितकर, माधुरी अग्रवाल, सुमन बिष्ट और प्रियंका डोभाल। तो जल्दी से आप फटाफट अपना उत्तर बताइए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम बता रहे हैं आपको इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए दिया गया है, माधुरी कनितकर, मतलब आपका उत्तर ए सही है, माधुरी कनितकर
लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाली तीसरी भारतीय महिला हैं। अब लेफ्टिनेंट बनने वाली माधुरी कनितकर जी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि माधुरी कनितकर जी इसके पहले किस पद को संभाल रही थी। तो माधुरी कनितकर जी इसके पहले भारतीय महिला मेजर थी, ठीक है, और यह पहली बाल रोग चिकित्सक भी थी। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली बाल रोग चिकित्सक कौन थी। तो आपका उत्तर होगा माधुरी कनितकर, ठीक है। इन्होंने 19 फरवरी 2020 को यह पदभार ग्रहण किया है। लेफ्टिनेंट जनरल का पदभार इन्होंने 19 फरवरी 2020 को ग्रहण किया है। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, पंजाब की सरकार ने और हरियाणा की सरकार ने। तो फटाफट इसका उत्तर सोचिए। चलिए हम बता रहे हैं आपको इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा। पंजाब की सरकार ने इसका, आपका उत्तर जो सही है वो सी ऑप्शन सही है। पंजाब की सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दें कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसी उम्र को 2 वर्ष बढ़ा दिया है, मतलब कि 60 वर्ष से इसको 62 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हमारा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर को हाल ही में किसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, आरोग्य सेतु का और टाटा पावर का। तो जल्दी से सोचिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। इसका उत्तर चलिए हम बता रहे हैं आपको इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, टाटा पावर का। भारतीय खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर को टाटा पावर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। भारतीय खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर जो कि भारत के लिए तेज गेंदबाज हैं, इनको जो है टाटा पावर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ठीक है। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। 27 फरवरी को, 29 फरवरी को, 2 फरवरी को और 4 फरवरी को। तो जल्दी से इसका उत्तर सोचिए क्या हो सकता है इसका उत्तर। तो चलिए हम बता रहे हैं आपको इसका उत्तर क्या हो सकता है। इसका उत्तर है 27 फरवरी को, मतलब कि आपका जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस आपका जो मनाया जाता है वो है 27 फरवरी को। 27 फरवरी आपका यहाँ पे सही। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नई लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।